गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके बीच में एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और ये रिलेटेड होगी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हुई थी, एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे, सारे की सारी चीज़ें जो है कब लागू हुआ, किस किस डेट को लोकसभा राज्यसभा, सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंतर्गत एक एक चीज़ें। तो आप लोग पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखना और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस चैनल पर हम उत्तराखंड एलटी तथा लेक्चरर के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है, ये न केवल उत्तराखंड बल्कि बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, केबीएस, एनबीएस, जेएसएसबी और अदर स्टेट्स के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि सभी जितने भी टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछी ही जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग न केवल इस एग्जाम के लिए बल्कि बाकी जितने भी एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। साथ के साथ मैं नोट्स भी दोस्तों तैयार कर रहा हूँ और जब मैं इस अपने इन टॉपिक्स को सारे निपटा दूंगा तो उसके बाद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी। फिलहाल के लिए आप लोग वीडियो देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, ठीक है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो वीडियो है, आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से भी उसको चेक कर सकते हैं, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। तो जो आरटीई मैंने बताया था सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो है टारगेट रखा था कि 2010 के तक हमने क्या करना है, किसी भी तरीके से जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्राइमरी एजुकेशन, ये हमने 2010 तक प्राप्त करना है, ठीक है ना। उसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है वो क्या किया गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया गया। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट घोषित करेंगे 21A के अंतर्गत, ठीक है ना। ये कौन किसके अंतर्गत, 21A। 21A में आपका कौन सा अधिकार है, राइट टू लाइफ। तो जो राइट टू लाइफ है यानी जीवन जीने का अधिकार है उसको शिक्षा के अधिकार के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि जो शिक्षा है वो जीवन जीने के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। जब किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होती है उसके माध्यम से ही उसका विकास होता है और वो अपने जीवन को जीने योग्य बना पाता है, तो इसीलिए उसको इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। तो आप इतना समझ गए। लेकिन इस अमेंडमेंट के केवल लागू हो जाने से ही जो है वो सरकारों के ऊपर ये कि ऑब्लिगेटरी नहीं हो गया है। केवल अमेंडमेंट हो जाने से कुछ नहीं होता है, जब तक उसको कानून में एक कानूनी रूप उसको नहीं दिया गया संसद के द्वारा, तब तक जो है उस पर क्या नहीं होता है, एक ऑब्लिगेटरी नहीं होता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले। तो इसीलिए जो है इसको एक कानूनी रूप देने के लिए क्या हुआ, जो है वो 2009 के अंदर 2009 के अंदर क्या हुआ, आरटीई एक्ट जो है वो लोकसभा के अंदर पास हुआ, ठीक है ना। तो आरटीई जो एक्ट है वो लोकसभा संसद के अंदर पास हुआ और उसके बाद फाइनली जो है वो लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि लागू 2010 से हुआ, जबकि जो संसद है उसमें 2009 में पास हो गया था, ठीक है ना। तो जब ये कानूनी रूप इसने ले लिया तो इसका मतलब क्या होता है कि अब जो राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि हमने ये चीजें अब फॉलो करनी है, क्योंकि अब वो लीगली हो चुका है, कानून में उस चीज का प्रोविजन हो चुका है, इसीलिए उस एक्ट को लाना बहुत जरूरी था। और ये जो है ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन का मैंने बताया था कि उन्होंने भी रिकमेंड किया कि भाई आप शिक्षा को अनिवार्य रूप से जो है वो लागू एक अधिकार के लिए एक कानून में प्रोविजन कीजिए, है ना, जो कि 2005 के अंदर आया था। तो उन्होंने भी इस चीज की रिकमेंडेशन दी थी, तो गवर्नमेंट के ऊपर उस टाइम पर फिर जब पूरी तरीके से दबाव बना तब उन्होंने जाके ये एक्शन लिया, ठीक है ना। आप सब जानते हैं कौन सी सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें थी। शिक्षण प्राथमिक स्तर पर,
प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल के ऊपर क्या क्या चीजें उन्होंने शिक्षण या टीचिंग में बोली, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बोला, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारियों के लिए जो है वो सप्ताह में एटलीस्ट कितना काम करना है, 45 घंटे काम करना है, 45 आवर्स, समझ गए। जिसके अंदर आपका शैक्षणिक कार्य के अंदर ये न केवल ऐसा नहीं होगा कि केवल पढ़ाना है उसे 45 घंटे, बल्कि जितना भी काम मतलब वो करता है उसके अलावा, चाहे वो रजिस्टरी भरते हैं, चाहे वो प्रेयर्स करवाते हैं, बाकी जितने भी स्कूल के अंदर काम होते हैं, उन सभी कामों को मिलाकर एक प्राथमिक शिक्षक एटलीस्ट कितना काम करेगा, 45 घंटे जो है वो हफ्ते वीक के अंदर काम करेंगे, ठीक है ना। और पर डे यानी प्रतिदिन कितना, 4 घंटे पढ़ाना, यानी उसने जो टीचिंग करवानी है पर डे वो एटलीस्ट 4 घंटे हो। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो 6 दिन का कितना हो रहा है, 6 को 24 घंटे ही हो रहे हैं मात्र, ठीक है ना। बाकी जो और आवर्स है उसमें बाकी के कार्य सब जुड़ जाएंगे और 45 घंटे का काम है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि न्यूनतम कार्य दिवस यानी कि जो वर्किंग डेज होंगे वो कितने होंगे साल में। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 200 दिन जो है वो वर्किंग होना चाहिए, जिसमें कि 800 घंटे का जो है वो शिक्षण कार्य होना चाहिए, ठीक है ना। अगेन 800 घंटे के अंदर मैंने बताया कि सारी की सारी चीजें जो एक टीचर को करनी है स्कूल के अंदर वो सब सम्मिलित हैं उसमें, ठीक है ना, केवल शिक्षण ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात की गई है वो है छात्र और शिक्षक का जो अनुपात यानी कि रेशियो, कितना रेशियो होगा। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि रेशियो कितना बोला गया था। तो रेशियो जो बोला गया है वो 30:1। अब क्योंकि जो एक्ट आते हैं, जो भी प्रोविजंस आते हैं, उसके अंदर आदर्श बातें बोली जाती हैं, जो आइडियल बातें हैं। अब ऐसा तो कहीं पे हो नहीं पाता है लागू, है ना, कि 30 बच्चों पे एक टीचर की व्यवस्था हो जाए, बहुत कम जगह पे हो पाएगा जहां पर उतने संसाधन होंगे। लेकिन एक्ट के अंदर हमेशा आइडियल बातें ही बोली जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर प्रोविजन है कि जो 30 बच्चे हैं उनके ऊपर एटलीस्ट एक टीचर होना ही चाहिए। अगर 30 से 31 हो गए, 35 हो गए, तो तब वहां पर क्या करना पड़ेगा, दूसरा टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर मैंडेटरी प्रोविजन है। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि बच्चे 150 से ज्यादा हों, स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या 150 से अधिक हो जाए प्राइमरी स्कूल के अंदर, तो उस स्थिति में एक प्रिंसिपल का और 5 अध्यापकों का होना अनिवार्य है, ताकि प्रिंसिपल क्या करे, मैनेजमेंट का जो बाकी काम है, जितना भी काम है वो प्रिंसिपल करे, और एटलीस्ट 5 टीचर होना जरूरी है। क्योंकि जो है प्राइमरी स्कूलों के अंदर हम देखते हैं कि टीचर क्या होते हैं, 2 टीचर होते हैं। अब अगर वहां पे 20 बच्चे भी हैं और एक टीचर जो है वो केवल रजिस्टर भरने का काम कर रहा है, और दूसरा जो टीचर है अगर वो छुट्टी पर चला गया, या वो अगर है भी, तो वो क्या करेगा, कितनी क्लासों को एक साथ पढ़ाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो टीचर की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वहां पर, ताकि बच्चों के लिए पर्याप्त जो है वो व्यवस्था हो पाए सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए इसमें एक प्रिंसिपल और एक 5 टीचर्स की व्यवस्था। उसके बाद हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर इन्होंने क्या बात की। उच्च प्राथमिक स्तर या हायर प्राइमरी लेवल, ये कौन सा होता है, 6 to 8 क्लास, ठीक है। तो हायर प्राइमरी लेवल पे क्या बात हुई, इसमें इन्होंने कहा कि न्यूनतम जो शैक्षणिक घंटे हैं वो कार्य दिवस यानी वर्किंग आवर 1000 घंटे का जो है वो काम करना पड़ेगा, और मतलब साल में 1000 घंटे जो है वो एटलीस्ट आपको टीचिंग और बाकी के जो काम है वो मिला के करने पड़ेंगे, और 220 दिन का जो है वो वर्किंग जो डेज होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। 365 डेज होते हैं, उसमें से 220 डेज जो है वो साल में काम होना चाहिए एक टीचर के पास, ठीक है ना। तो ये इसमें बात की गई थी। उसके बाद प्रतिदिन जो है उन्होंने इसमें कहा 4.5 घंटे, उसमें बोला था 4 घंटे, इसमें 4.5 घंटे, और रेशियो को बढ़ाया जो है वो 35:1, यानी कि 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होगा इसमें, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर 1 से 8 तक की जो स्कूल है उसमें 200 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं अगर, तो वहां पर जो है रेशियो क्या किया जा सकता है, 40:1, यानी 40:1, 40 बच्चों पे एक टीचर हो सकता है अगर बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो जाए, ठीक है ना। लेकिन आदर्श रूप से तो 35:1 ही बोला गया है, ठीक है। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो पढ़ाई होगी वो समावेशी शिक्षा के अनुसार होगी, ठीक है। कहीं जो बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले, डिसेबल चाइल्ड, या किसी भी प्रकार से जो है वो जिनको हम कहते हैं अक्षमता वाले बच्चे, तो उस प्रकार के बच्चों के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि उनको किसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, या इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, बीएड में भी पढ़ा होगा, उसके अलावा सीटेट की तैयारी अगर की है तो उसमें भी पढ़ा होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है
कि हर प्रकार का जो बच्चा है, चाहे वो विकलांग है, चाहे वो सुनने में अक्षम है, चाहे उसे किसी प्रकार का मानसिक रूप से वो थोड़ा मंदबुद्धि है, इन सारे प्रकार के जितने भी बच्चे होते हैं उनको एक ही क्लास में पढ़ाना होता है टीचर को एक साथ। और जो विशेष आपसे जो बच्चे उस प्रकार के डिसेबल होते हैं उन पर कुछ विशेष ध्यान देना पड़ता है, या उनको उनकी जरूरत के मुताबिक जो है वो उपकरण प्रोवाइड कराकर। यानी कि समावेशी का मतलब, समावेशन का, इंक्लूजन का मतलब ही होता है कि सबको एक साथ लेकर चलना, ताकि जो है उन बच्चों के अंदर जो इन्फ्योरिटी आ जाती है, वो अपने आप को समाज से अलग मान लेते हैं, तो वो चीज़ उनके अंदर खत्म हो जाए। ठीक है ना। हम खुद भी ये चीज़ देखते हैं कि जब कोई बच्चा जो है वो अलग से दिखता है, या उसको थोड़ा लचक के चलता है, या उसकी आंख में कोई दिक्कत है, तो उस बच्चे को जो है, अगर वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहा है तो कुछ टाइम तक तो बच्चे उसको नोटिस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाएंगे, वो बच्चे उनके उस बच्चे के लिए भी वो क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, और उनके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। यानी उसका क्या हो गया, समावेशन हो गया सामान्य बच्चों के साथ। अगर उसको बचपन से ही अलग करके किसी अलग स्कूल में पढ़ाया जाएगा, अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर अलगाव की भावना, यानी कि एक ऐसी भावना डेवलप होती जाएगी, हीन भावना। उसे लगेगा कि मेरे अंदर इतनी भयंकर कमी है कि मैं सामान्य स्थिति में जीवन नहीं जी सकता हूँ। तो इसी चीज को दूर करने के लिए जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया, और उसी को इसके अंदर बोला गया कि बच्चों को आप इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट है, प्रत्येक 3 किलोमीटर के क्षेत्र में एक विद्यालय एटलीस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा 3 किलोमीटर का जो रेंज है उसमें एक स्कूल हो, ताकि इसका उद्देश्य था कि भाई बच्चों को अपने घर के नजदीक से नजदीक पर जो है वो स्कूल की व्यवस्था हो जाए। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो आरटीई एक्ट बना था 2009 में, उसमें क्या क्या चीजें थी। उसमें टोटल 38 धाराएं थी और अध्याय 7 थे, यानी कि 7 चैप्टर्स थे, और जो धाराएं थी, सेक्शंस, वो थे 38, जिसमें कि जो सर्वाधिक जो सेक्शंस या धाराएं थी वो अध्याय 4 में थी, कितनी, 16। ठीक है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो धाराएं हैं वो किस में थी, तो वो चैप्टर 4 में थी, 16। फिर उसमें जो हम इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने लिखी हुई है, वो देख लेते हैं। जो अनुसूची 1 है, यानी शेड्यूल 1, उसमें अंदर लिखा हुआ है पहले ही लाइन में, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि 6 to 14 वाले बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। समझ गए, एक तो फ्री, दूसरा अनकंपलसरी, यानी निःशुल्क और अनिवार्य। फिर नेक्स्ट जो धारा 12 है, 12, उसके अंतर्गत बताया गया है कि 25% आरक्षण गरीब बच्चों को दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट 25% सीटें अपने यहाँ गरीब बच्चों के लिए जो है वो आरक्षित करनी पड़ती है। ठीक है ना। सभी स्कूलों के लिए ये अनिवार्य रूप से ये नियम फॉलो करना पड़ता है, 25% सीटों वाला। ठीक है। तो ये धारा 12 के अंतर्गत इसको बताया गया है। समझ गए ना। फिर नेक्स्ट है धारा 24। इसमें जो है वो बताया गया है अध्यापकों के कर्तव्य, कि भाई अध्यापक जो टीचर है उसका क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, और क्या क्या काम उसे स्कूल के अंदर करने होंगे, किन चीजों की अपेक्षा सरकार उनसे रखती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर धारा 24 में बताई गई। फिर धारा 17, इसके अंदर बताया गया है शारीरिक दंड मना, कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड किसी भी प्रकार से अब बैन है। ठीक है ना। वो जो जमाना है वो पहले चला गया है, कि जब टीचर जो है वो बच्चों को मुर्गा बनाते थे, मारते थे, कभी किसी से मार दिया, कभी बेंत से मार दिया, कभी इससे मार दिया। वो अब चीज़ें अब नई एजुकेशन सिस्टम के अंदर लागू नहीं है, क्योंकि नया जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसके अंतर्गत जो है टीचर का काम अब क्या है, फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता का है। टीचर का काम है कि वो स्केप होल्डिंग प्रोवाइड करे, बच्चे को सहायता प्रदान करे। उसके अलावा उसको ये नहीं है कि उसको ह्यूमिलेट करे, उसको सबके सामने उसकी बेइज्जती करे। उससे क्या होगा, बच्चे बच्चे कभी भी मतलब जब बच्चे एक दबाव का अनुभव करते हैं। हमने खुद देखा है कि हम किस तरीके से स्कूल जाने से डरते थे बचपन में, क्योंकि टीचर का इतना खौफ होता था। ठीक है। तो वो चीज़ अब नई एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, बल्कि सहायता के आधार पर मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों से डील करना, कॉर्पोरल पनिशमेंट किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। ठीक है ना। तो ये धारा 17 के अंदर है। उसके अंदर धारा 25, छात्र शिक्षक जो अनुपात है यानी रेशियो, इसके अंदर जो मैंने बताया था कि अभी 30 और 1 का अनुपात होना चाहिए, ये अनुपात के बारे में जो है वो धारा 25 के अंदर बात की गई है। फिर धारा 9 के अंदर बोला गया है शैक्षणिक कैलेंडर जारी करना, यानी कि
जो स्कूल्स होंगे या जो शिक्षा विभाग होगा उसको प्रत्येक साल अपना पूरा एक कैलेंडर जारी करना पड़ेगा, जिसके अंदर वो अपना पूरे साल का कार्यक्रम मेंशन करेंगे। हमारी ये छुट्टियां हैं, ये हमारे कार्यक्रम है, ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। फिर धारा 4 के अंदर उन्होंने बोला कि 14 वर्ष के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। यानी कि कई बच्चे ऐसा हो सकते हैं कि 14 वर्ष के हो गए लेकिन अभी वो प्राथमिक जो शिक्षा है उसको पूरी नहीं कर पाए, वो फेल हो गए, 2 साल फेल हो गए, लेकिन उसके बाद भी अगर 14 वर्ष कंप्लीट होने के बाद उनकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई तो उसके बाद भी उनकी फ्री जो एजुकेशन है वो जारी रहनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अब 14 वर्ष हो गए तो भाई चलो हो गए, तुमसे पैसा लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 2009, जिसके अध्यक्ष होंगे अभिभावक, धारा 21 में ये बात लिखी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएमसी के नाम से आता है कि एसएमसी क्या हुआ। एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, अभिभावक होंगे। किसके अंदर बोला गया, धारा 21 के अंदर बोला, ये बात बोली गई। ठीक है ना, तो ये मैनेजमेंट कमेटी जो है वो स्कूल को विभिन्न मुद्दों पर राय देगी कि आपने इस प्रकार से चेंजेस करने हैं। फिर अब हम देखते हैं कि इसमें संवैधानिक जो इसके पक्ष हैं वो क्या क्या हैं। तो आरटी जो एक्ट है वो राज्यसभा से पारित हुआ 20 जून 2009 को, उसके बाद लोकसभा से पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को, और फाइनली राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली वो 26 अगस्त 2009। ठीक है, तो ये तीनों डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि जो आप जानते हैं कि कोई भी कानून जब बनता है तो वो पहले क्या होता है, एक्ट होता है, फिर वो दोनों सदनों से पास होता है। सामान्यतः पहले लोकसभा में होता है लेकिन ये पहले राज्यसभा में पास हुआ, फिर जब दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होते हैं तब वो कानून का रूप ले लेता है ना। तो ये बातें आपने पॉलिटी में पढ़ी होंगी, तो वही चीज उसमें वो बता रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है 26 अगस्त फाइनली 2009 को ये चीज लागू, मतलब राष्ट्रपति के साइन हो गए, और 2010 में उन्होंने इसको, मैंने यहाँ पे लिखा था 1 अप्रैल 2010, यहाँ पर उन्होंने उसको पूरे देश में लागू कर दिया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो बात इसमें बोली गई है कि एसएमसी में अभिभावकों की न्यूनतम संख्या, यानी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंतर्गत जो जो अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं उनकी मिनिमम जो संख्या होनी चाहिए मेंबरशिप वो 75%, यानी कि कमेटी के अंदर 75% जो है वो अभिभावक ही होने चाहिए। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट इसमें बात की गई है विकलांग बच्चों के बारे में। विकलांग बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चे, जिनको हम आजकल नए उसमें अब दिव्यांग शब्द का उनके लिए प्रयोग किया जाने लग गया है, यानी डिसेबल्ड चाइल्ड। ठीक है ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो उनके लिए जो है आरटी एक्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज है, उनके लिए 6 से 14 नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा तो कई लोग जल्दीबाजी में 6 से 14 ही मार के आ जाएंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि जब बाकी बच्चों के लिए उतना है तो इनके लिए भी उतना ही होगा, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि इनके लिए 6 से 18 वर्ष की आयु का प्राविधान है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है कि आरटी लागू करने वाला भारत का कौन सा देश है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये आपने ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके आप बताइए कि आरटीई लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है। आपको बताना है कि कौन सा नंबर 1 देश था हमारा देश, भारत जो है विश्व में आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन को लागू करने वाला। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। ठीक है, उसके बाद है सर्वप्रथम कि किसके मन में विचार आया था कि हम भारत के अंदर कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए या फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये विचार आया था गोपाल कृष्ण गोखले के दिमाग में। ठीक है ना, तो ये था हमारा आरटीई एक्ट या राइट टू एजुकेशन। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे की जो वीडियोस हैं उसको देखते रहिए दोस्तों। और बाकी जो भी आपको अगर चीज़ें सही लगती हैं या गलत लगती हैं उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका अपने ब्राउज़र में, यूट्यूब के ब्राउज़र में। तो वहाँ पर आप उसको आसानी से जो है देख सकते हैं। ठीक है, वरना वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा नहीं तो आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और ठंड भी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे, तो आप लोग आराम से रजाई के अंदर बैठिए, खाइए पिए और वीडियो देखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।